everyone, welcome to the class. Today we are going to discuss about the introduction of the Limitation Act 1963. लिमिटेशन एक्ट 1963 परिसीमा अधिनियम 1963। आज की क्लास में हम लिमिटेशन एक्ट 1963 का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे एंड एसेंशियल फीचर्स ऑफ द लिमिटेशन एक्ट आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इसके आर्टिकल्स कितने हैं, इसमें सेक्शंस कितने हैं, मैक्सिमम टाइम कितना है, मिनिमम पीरियड टाइम कितना दिया हुआ है। आज की पूरी क्लास में हम ये सब डिस्कस करेंगे विथ वन एग्जाम्पल। देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लिमिटेशन एक्ट बात किसके रिगार्डिंग करता है, किसके रिगार्डिंग, किस पर अप्लाई होता है, किसके रिगार्डिंग, किस कार्य के रिगार्डिंग बात करता है। तो बेसिकली ये टाइम लिमिट बताता है। किसका टाइम लिमिट बताता है कि आप जब आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है तो आप कितने टाइम पीरियड के अंदर कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, सूट फाइल कर सकते हो, एप्लीकेशन डाल सकते हो, पिटीशन डाल सकते हो, अपील फाइल कर सकते हो, कितने टाइम पीरियड के अंदर आप ये काम कर सकते हो, कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो फॉर एप्रोप्रिएट रेमेडी, जुडिशियल रेमेडी। क्योंकि जब तक टाइम पीरियड नहीं दिया होगा तो कोई भी कभी भी आ सकता है, तो कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके मैटर को आप जब आपका मन होगा तभी वो आपके मैटर को सुन लेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको टाइम दिया है कि आप इतने टाइम के अंदर कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो फॉर जुडिशियल रेमेडी। जब आपका मन नहीं होगा, जब आप नहीं जाओगे, जब आपका मन होगा तो आप जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। सबसे पहले हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि लिमिटेशन एक्ट का हिस्टोरिकल प्रायर द 1859 से पहले इंडिया में ऐसा कोई भी लॉ नहीं था जो लिमिटेशन की बात करता हो, लिमिटेशन के बारे में बताता हो। ऐसा कोई लॉ नहीं था 1859 में। जब 1859 में एक लॉ बनकर तैयार हुआ, लॉ बनकर आया, फिर उसको जो इनेक्ट हुआ था उस एप्लीकेबल होने लगा, उसको 1871 में 1859 वाले एक्ट को 1871 में रिपील्ड कर दिया और 1871 वाले को 1877 में रिपील्ड कर दिया। और 1877 वाला जो लॉ बना था वो फिर उसको 1908 में द लिमिटेशन एक्ट 1908 बनकर तैयार हो गया। लेकिन जो 1908 का लिमिटेशन एक्ट था वो द थर्ड लॉ कमीशन ने उसको रिपील्ड कर दिया और फाइनली हमारा लॉ जो आ गया, हमारा लॉ बनकर तैयार हुआ, वो हो गया उस द लिमिटेशन एक्ट 1963। इसका लिमिटेशन एक्ट का हम साइटेशन देखते हैं। साइटेशन यानी कि ये एक्ट नंबर कौन सा है, ये एक्ट नंबर 36 ऑफ 1963 है। ये 1963 का 36वां एक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आईपीसी 45th एक्ट है 1860 का, सभी का अलग अलग डेट होता है, किस ईयर में ये इनेक्ट हुआ, उसी का ये कौन सा नंबर का एक्ट है। तो ये 36 एक्ट है हमारा लिमिटेशन एक्ट। अब इसका इनेक्टमेंट डेट देख लेते हैं। इनेक्टमेंट मीन्स, पहले हम देखते हैं इनेक्टमेंट मीन्स क्या होता है। इनेक्टमेंट मीन्स होता है कि ये लॉ बनकर कब तैयार हो गया था, कब तक ये बन गया था। तो ये बन गया था 5 अक्टूबर 1963। 5 अक्टूबर 1963 तक ये लॉ बनकर तैयार हो गया था। और ये इन्फोर्समेंट डेट, इन्फोर्समेंट मीन्स लॉ लागू कब से होने लगा, तो ये इंडिया पर लागू होने लगा था 1 जनवरी 1964। 1 जनवरी 1964 से हमारा ये द लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 है, अप्लाई होने लगा। एक्सटेंशन इसका देखते हैं। एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन होल ऑफ इंडिया। एक्सटेंशन होल ऑफ इंडिया यानी कि पूरे इंडिया पर ये लॉ अप्लाई होता है। कब से होता है, 31 अक्टूबर
टू 2019, 31 अक्टूबर 2019 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जब से ये लॉ हमारा इंडिया पर अप्लाई होने लगा। 31 अक्टूबर 2019 से पहले जो भी सभी इंडिया के जो लॉ थे वो जम्मू एंड कश्मीर पर अप्लाई नहीं होते थे, तो उस पर लिखा आता था, पहले उसके सामने दिया होता था एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर, एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर, जो जिसको अब ओमिट कर दिया गया है और पूरा अब होल ऑफ इंडिया हो गया है। अब ये अप्लाई किस पर होता है? सूट पर, अपील्स पर, एप्लीकेशंस पर और पिटीशन पर। सूट, एप्लीकेशन एंड पिटीशन। अब हम देख लेते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने पहले डिस्कस कर चुकी हूँ मैं, तो अब हम देखते हैं इसके एसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं। एसेंशियल फीचर्स की हम बात करते हैं कि इसके अंदर 32 सेक्शन है, 137 आर्टिकल्स दिए हैं। कितने? 32 सेक्शन, जिसको 32 सेक्शन को रिपील्ड कर दिया है, उसमें 137 आर्टिकल्स दिए हैं। 137 और सेक्शन को डिवाइड किया है 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आर्टिकल्स में लिमिटेशन पीरियड दिया गया है। आर्टिकल्स में जो टाइम पीरियड दिया गया है उसमें मिनिमम पीरियड ऑफ लिमिटेशन, लिमिटेशन एक्ट, उसमें मिनिमम लिमिटेशन एक्ट में जो प्रोवाइड किया गया है वो है आपका 10 डेज। जो सबसे मिनिमम टाइम दिया है वो हमारा दिया है 10 डेज, और मैक्सिमम टाइम कितना दिया है? 3 ईयर्स, नॉट 30 ईयर्स, 3 ईयर्स। मैक्सिमम टाइम 3 ईयर्स और मिनिमम टाइम 10 डेज। ये हम आपको याद रखना चाहिए, ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है। मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम टाइम, इन्फोर्समेंट डेट एंड अप्लाई किस पर होता है। ये 4 क्वेश्चंस मोस्टली जुडिशियल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हम बात करते हैं कि इट प्रेस्क्राइब द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग सूट, एप्लीकेशन, अपील्स एंड पिटीशन। ये यानी कि इसमें टाइम दिया है, टाइम पीरियड दिया है किसके लिए? सूट फाइल करने के लिए, एप्लीकेशन के लिए, अपील्स के लिए, इसमें पिटीशन के लिए टाइम पीरियड जो दिया है किसके, आप इतने टाइम पीरियड के अंदर कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, आप कोर्ट में जा सकते हो। इस टाइम पे जो जितना टाइम पीरियड दिया है उसी के अंदर आप जाओगे। अगर आपका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आप कोर्ट आपकी कोई हेल्प मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका सूट फाइल करने का, पिटीशन का, एप्लीकेशन का, अपील्स का, सबका टाइम ख़त्म हो गया है। क्योंकि ये जो हमारा लॉ ऑफ लिमिटेशन है एक मैक्सिम पर बेस है। ये मैक्सिम हमारी मैक्सिम है। इट इज़ बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग मैक्सिम। मैक्सिम क्या है? इंटरेस्ट रिपब्लिका उसित फिसिस लिथियम। इसका मतलब होता है कि ये स्टेट के हित में, इंटरेस्ट में, कि ये जो आपका लिमिटेशन है उसका एंड होना चाहिए। हमारा जो लिमिटेशन एक्ट है उसका एंड होना चाहिए। उसके अंदर जो टाइम पीरियड दिया है उसका एंड होना चाहिए। ये नहीं कि जब आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है और आप पता नहीं कि कितने टाइम के बाद आप आ रहे हो। कॉज ऑफ एक्शन आज अराइज हुआ और आपको पता ही नहीं है आप कितने टाइम पीरियड के बाद आप कोर्ट के पास जाओगे, तो ये नहीं है। आप उस जो टाइम पीरियड उसमें दिया है जिससे व्यवस्था ठीक तरीके से चले, टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब्ड किया है, उस टाइम पीरियड में जुडिशियल रेमेडी को आप जा सकते हो। अगर टाइम पीरियड के बाद आप जाओगे तो जुडिशियल रेमेडी बाहर हो जाएंगी आपकी, लेकिन जो राइट होता है वो बाहर नहीं करता है। ये आप बात हमको ध्यान रखनी है कि जुडिशियल रेमेडी ओनली कोर्ट, हम लिमिटेशन एक्ट हमारा जुडिशियल रेमेडी बाहर करता है, न कि हमारा राइट को बाहर करता है। और सेकंड मैक्सिम दी है। सेकंड मैक्सिम क्या कहता है? द लॉ विल बी असिस्ट ओनली दोज हु आर द लॉ विल बी
असिस्ट ओनली दोज हु आर विजिलेंट। विजिलेंट यानी कि जो लोग सतर्क हैं, ये उनके बारे में बात करता है, उन लोगों पर बताता है कि अपने राइट को लेकर उन लोगों की नहीं, जो कि सोते रहते हैं, उनको पता ही नहीं उनका राइट वॉयलेट हो रहा है, राइट कब अराइज हुआ, कब उसका वॉयलेशन हो गया, उनको कुछ पता नहीं। तो उस मैटर में लॉ आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। तो इस तरह से क्लियर होता है जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है, लिमिटेशन एक्ट है, इसका मतलब है यही है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि टू प्रोवाइड स्पेसिफिक टाइम फ्रेम किया है, जो हमारा स्पेसिफिक टाइम फ्रेम किया है, उस टाइम को अंदर जिस पर्सन का कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वो आए और अपनी जुडिशियल रेमेडी प्राप्त करे। ऐसा नहीं कि कभी भी आ रहे हो, इसीलिए उससे इसमें लिमिटेशन का एंड हो, लोग अपने लिए सतर्क हों। लॉ ऑफ लिमिटेशन में स्पेसिफिक टाइम फ्रेम किया है लीगल एक्शन को रेज किया करने के लिए। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन एक्ट अपने आप में पूर्ण है या नहीं, पूर्ण एग्जॉस्टिव पूर्ण है कि नहीं है। तो इसका आंसर है कि जिस मैटर में रेमेडी एक्सप्रेसली डील करता है उसके रिगार्डिंग लॉ ऑफ लिमिटेशन एग्जॉस्टिव है। जो भी टाइम पीरियड यहाँ पर बताया गया है उसको एनोलॉजी लगाकर एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है, उसमें एनोलॉजी लगाकर एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। बेसिकली हमारा जो लॉ है वो लॉ सिविल लॉ पर अप्लाई होता है। जैसे आपको पता ही है, लॉ लॉ है उसको टू कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजर लॉ। सब्सटेंटिव लॉ बताता है राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटी, डिसेबिलिटी, और अगर ये सब वॉयलेट होते हैं तो प्रोसीजर लॉ इनकी प्रक्रिया बताता है, इसके बारे में बताता है। तो हमारा जो द लॉ ऑफ लिमिटेशन है वो प्रोसीजर लॉ है। स्पेसिफिकली जो अलग एक्सटेरी कंट्रेरी इंटेंशन या एक्सप्रेस की गई हो, तब तक जो 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 प्रोसेसिंग है वो भूतपूर्व केस के ऊपर भी, जो हमारा लॉ ऑफ लिमिटेशन है वो बताता है कि प्रोसेस क्या है इसका। ये रेस्ट्रोस्पेक्टिव भी अप्लाई होता है, भूतपूर्व केस के ऊपर भी अप्लाई होता है। जैसे कि लॉ ऑफ लिमिटेशन प्रोसीजरल लॉ है तो ये आपका रेट्रोस्पेक्टिव भी इफेक्ट भी रखता है और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी रखता है, यानी कि भूत लक्ष्मी और भविष्य लक्ष्मी, भूत लक्षी मामलों पर और भविष्य लक्षी मामलों पर भी अप्लाई होता है। ये जो हमारा लिमिटेशन एक्ट है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड लिस्ट दी गई है, उसका एंट्री नंबर 3 है, उसका पार्ट है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट मैटर है, कॉन्करेंट लिस्ट का ये सब्जेक्ट मैटर है। इसके ऊपर स्टेट और यूनियन दोनों का पावर होता है, दोनों इस पर लॉ बना सकते हैं। बेसिकली ये जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है ये बताता है टाइम लिमिट, कि सूट फाइल कर सकते हो, एप्लीकेशन ला सकते हो, पिटीशन ला सकते हो, कितने टाइम के अंदर आ सकते हो। इतने टाइम के अंदर आओगे तो आपको रेमेडी मिल जाएगी, अगर इसके बाद आओगे तो रेमेडी को बार कर दिया जाएगा। इसमें कोर्ट आपको कह देगा भाई अब आपका सूट लाए हो, अपील फाइल किया, एप्लीकेशन डाली है, पिटीशन डाली है, ये टाइम बार्ड है, अब आपको रेमेडी नहीं देंगे हम। बट हमारा टाइम बार नहीं, राइट हम बार नहीं करता है लॉ ऑफ लिमिटेशन। जैसे कि ए ने बी को कुछ पैसे उधार दिए, ए ने, जैसे हम देखते हैं ए ने बी को कुछ पैसे उधार दिए, ए ने पैसे दिए बी को और बी ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको पैसे 1 दिसंबर 2021 को वापस कर दूंगा। उसने प्रॉमिस किया था, बी ने ए से प्रॉमिस किया कि मैं वापस कर दूंगा।
ऐसे मामलों के लिए लॉ ऑफ लिमिटेशन में 3 साल का टाइम पीरियड दिया गया है कि टाइम पीरियड, इसमें टाइम पीरियड दिया है 3 साल का। अब जैसा कि 1 दिसंबर 2021 को ए के पैसे लौटाने थे बी को, ए के जो पैसे थे बी को लौटाने थे, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो आपको 1 दिसंबर 2021 को पैसे दे देगा, लेकिन वह अपनी बात से मुकर रहा है, मना कर देता है। तो ए का कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है। ए का कॉज ऑफ एक्शन अभी से अराइज हो जाता है, जिस दिन से उसने मना किया, प्रॉमिस किया था। तो एक्शन अराइज होने के ए 3 साल के अंदर कोर्ट को अप्रोच कर सकता है फॉर जुडिशियल रेमेडी। यानी कि जैसे कोर्ट ए जाएगा और कोर्ट के पास जब बी ने मना किया, तो कितने दिन के अंदर जा सकता है? 3 साल के अंदर। उस दिन से मना किया, उससे 3 साल के अंदर कोर्ट के पास ए जा सकता है फॉर जुडिशियल रेमेडी के लिए, कि ए कोर्ट के द्वारा बी से अपने पैसे वसूल सकता है। बट आप इस टाइम पीरियड के बाद जाते हैं, बट अगर वह 3 साल की जगह 3 साल 2 दिन ऊपर हो जाते हैं, उसके उसके बाद जाता है, तो वो कोर्ट आपको बोलेगा कि हम आपकी कोई रेमेडी नहीं दिला सकते हैं, आपको कोई हेल्प नहीं कर सकते, बिकॉज आप लिमिटेशन टाइम के बाद आए हो। बट आपका जो राइट है बी से पैसे लेने का, उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। उसमें टाइम पीरियड दिया है, लेकिन उसको राइट को खत्म नहीं करेंगे। और कीप आपको ये याद रखना है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन वो ओनली जुडिशियल रेमेडी पर लगता है, राइट को खत्म नहीं करता है। तो हम इसका एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। इसका साइटेशन क्या है? फर्स्ट फर्स्ट एक्ट नंबर 36 1963, एनेक्टमेंट डेट 5 अक्टूबर 1963। एनेक्टमेंट मीन्स ये लॉ बनकर कब तैयार हो गया था। इन्फोर्समेंट डेट 1 जनवरी 1964। एक्सटेंशन होल ऑफ इंडिया आफ्टर 31 अक्टूबर 2019। अप्लाई सूट अपील एप्लीकेशन एंड पिटीशन पर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देख ही लिया था कि वन बाय वन सभी लॉ को रिपील्ड कर दिया गया था। फाइनली हमारा जो थर्ड लॉ कमीशन है, उसने 1963 के लॉ को पास कर दिया, वो जो अब हमारे इंडिया पर अप्लाई हो रहा है। अब देखते हैं इसका एसेंशियल फीचर्स ऑफ द एलिमेंट लिमिटेशन एक्ट। इसका एसेंशियल फीचर है, इसमें टोटल 32 सेक्शन है। जो 32 सेक्शन है उसको रिपील्ड कर दिया है, और इसमें 30 सेक्शन है, 30 सेक्शन को डिस्कस किया है। देखते हैं, इसमें 137 आर्टिकल्स दिए हैं। जो हमारे आर्टिकल्स हैं उसमें हमारे सभी टाइम पीरियड्स दिए हैं। सूट कब ला सकते हो, एप्लीकेशन कब दे सकते हो, बिजनेस के केस में इतने दिन में टाइम आप कोर्ट को अप्रोच करोगे, सिविल केस और कॉन्ट्रैक्ट के केस में इतने दिन में जाओगे। ये सब टाइम पीरियड्स आपको अलग अलग उसमें आर्टिकल्स में दिया है। इसमें मिनिमम टाइम हमारा 10 डेज है, मैक्सिमम टाइम हमारा 3 इयर्स है। और अभी हम देखते हैं इसका ये प्रोसीजर लॉ है, ये सब्सटेंटिव लॉ नहीं प्रोसीजर लॉ है। ये सिविल केस पर अप्लाई होता है। इसमें 2 मैक्सिम दी हैं, और ये एग्जॉस्टिव लॉ है, अपने आप में ये एग्जॉस्टिव लॉ है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।